Welcome to my YouTube channel, The Storyteller's Realm. Disclaimer. All stories, characters, and events depicted in this video are purely fictional. Any resemblance to real persons, living or dead, or to real-life events or locales is purely coincidental. May contain some 18+ content. This content is created for entertainment purposes only. Please like, share, and subscribe, and don't forget to hit the bell icon for notifications of new videos. पिछले भाग में हमने देखा कि रिया जिंदा हो गई है। ये सुनकर रोहन बहुत खुश होता है, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि रिया उसे भूल चुकी है। अब रिया उसे पहचानती भी नहीं है। इस बात से रोहन को बहुत तकलीफ होती है। रोहन अपने रूम में बैठा रिया के बारे में सोच रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक बार फिर वो अकेला हो गया। उसने रिया के साथ हंसना बोलना सीखा था और अब रिया भी उससे दूर हो गई। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब कुछ सुना सुना लग रहा था। वो खुद से भागना चाहता था। रोहन ने किसी को फ़ोन किया और उसे अमेरिका की आज शाम की टिकट के लिए बोला और फ़ोन रखकर अपना बैग पैक करने लगा। थोड़ी देर में रोहन अपना बैग लेकर नीचे आया और रमेश को पूछा, डैड कहाँ है? रमेश ने कहा, सर तो ऑफिस गए हैं। आप कहीं जा रहे हो बाबा? रोहन ने सोचा, अच्छा है, डैड घर पे नहीं है, नहीं तो वो मुझे जाने नहीं देते। रोहन ने रमेश से कहा, मैं अमेरिका वापस जा रहा हूँ, डैड को बता देना और डैड का ख्याल रखना। ये कहकर रोहन घर से निकल गया। रोहन का मन किया एक आखिरी बार वो रिया को देखे, लेकिन कैसे? वो अपने घर में होगी और वो वहाँ कैसे जा सकता है? लेकिन रोहन का मन नहीं माना। उसने ड्राइवर को गाड़ी रिया के घर की तरफ लेने के लिए कहा। रोहन की गाड़ी रिया के घर के सामने जाकर रुक गई। रोहन गाड़ी से बाहर आकर खड़ा हो गया। उसकी रिया के घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। वो बाहर से रिया के घर की तरफ देखने लगा। रोहन की किस्मत कहो या रोहन का प्यार, इतने में ही रिया अपने घर की बालकनी में आई। वो बहुत खुश लग रही थी। रिया को देखते ही रोहन की आंखों में पानी आ गया। वो अपने आंसू पोंछते हुए अपना फ़ोन निकाला और रिया का फ़ोटो ले लिया। तभी वहाँ सिया आ गई। सिया को देखकर रोहन ने अपना मुंह दूसरी साइड घुमा लिया। वापस उसने बालकनी की तरफ देखा तो न वहाँ सिया थी न रिया, दोनों अंदर जा चुकी थी। रोहन भी गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को एयरपोर्ट चलने के लिए बोल दिया और फ़ोन में रिया की फ़ोटो देखने लगा। कुछ देर में वो एयरपोर्ट पहुंच गया और कुछ देर में अमेरिका रिया से बहुत दूर। अब क्या किस्मत उन दोनों को फिर मिलाएगी? क्या रोहन रिया को भूल जाएगा या रिया को रोहन की याद आएगी? क्या होगा आगे? अमेरिका पहुंचने के बाद रोहन के डैड का कॉल आता है और वो रोहन को बोलते हैं, तू अचानक से अमेरिका क्यों चल गया? एक बार मुझे बताना भी सही नहीं समझा। रोहन कहता है, मेरा फ्रेंड कोई प्रॉब्लम में आ गया था, इसीलिए मुझे अर्जेंट में आना पड़ा, मैं आपको बता नहीं सका। रोहन झूठा बोलता है क्योंकि वो अपने डैड को कोई टेंशन नहीं देना चाहता है। आकाश का भी रोहन को कॉल आता है। वो रोहन से नाराज होता है कि मेरी शादी है और तू चला गया। लेकिन रोहन आकाश को भी वही झूठ बोलता है। रोहन अमेरिका में ही एक बड़े हॉस्पिटल में लग जाता है। धीरे धीरे टाइम निकलने लगता है। देखते देखते 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल में रोहन एक बार भी इंडिया नहीं आया था। उसके डैड कभी अमेरिका जाकर उससे मिलते थे और उसको इंडिया आने के लिए बोलते तो रोहन उन्हें टाल देता था। रोहन के हॉस्पिटल में रोहन के साथ ही सुरभि नाम की लड़की भी डॉक्टर थी, जिसके डैड इंडियन थे लेकिन मॉम अमेरिकन थी। सुरभि कभी इंडिया नहीं गई थी। अब उसके डैड की मौत हो चुकी थी। सुरभि अपने मॉम के साथ रहती थी। सुरभि 25 साल की एक खूबसूरत लड़की थी जिसकी हाइट 5.4 थी। रंग रूप में अपनी मॉम पे गई थी, एकदम गोरी मेम, लेकिन संस्कार में अपने डैड पे गई थी। सुरभि को बहुत कम हिंदी आती थी जो उसने अपने डैड से सीखी थी, लेकिन उसे हिंदी बहुत पसंद थी। वो रोहन से हमेशा हिंदी में बात करती थी। कभी कुछ गलत शब्द बोल देती तो रोहन उसकी हिंदी सुधारता था, लेकिन रोहन कभी उसकी हिंदी का मजाक नहीं उड़ाता था।
रोहन से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। सुरभि हमेशा रोहन से इंडिया के बारे में पूछती रहती थी। एक दिन रोहन हॉस्पिटल में सुरभि के साथ था, तभी इंडिया से कॉल आया। रोहन को पता चला उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया है। वो एकदम से घबरा जाता है। सुरभि उसको पूछती है, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रोहन उसको बताता है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे अभी इंडिया जाना होगा। सुरभि कहती है, मैं अभी टिकट बुक करवाती हूँ। सुरभि 2 टिकट बुक करवाती है, वो भी रोहन के साथ इंडिया आने के लिए बोलती है। सुरभि पहले से ही इंडिया जाना चाहती थी, लेकिन वो वहाँ किसी को भी नहीं जानती थी, इसलिए उसकी मॉम ने उसे कभी भी इंडिया नहीं जाने दिया। लेकिन जब सुरभि ने रोहन के साथ इंडिया जाने की बात कही तो उसकी मॉम भी मान गई। दूसरे दिन वो दोनों इंडिया में थे। दिल्ली में पैर रखते ही रोहन को रिया की याद आती है। 10 साल में भी रोहन रिया को नहीं भूला था, उसके साथ बिताया हर पल रोहन को याद आता है। कुछ देर में रोहन अपने घर पहुंच जाता है। सुरभि भी रोहन के साथ उसके घर जाती है। घर पहुंचते ही रोहन अपने डैड के रूम में जाता है और देखता है उसके डैड बेड पे लेटे हैं और उनके एक पैर में प्लास्टर लगा है। रोहन उनके पास जाता है और पूछता है, ये सब कैसे हुआ? रोहन के डैड उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, अभी मैं ठीक हूँ। रोहन उनके पैर को देखता है तो उसके डैड बोलते हैं, कुछ नहीं है, बस कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगा। तभी उसके डैड की नज़र सुरभि पे जाती है। उसके डैड रोहन को सुरभि के बारे में पूछते हैं। रोहन बताता है वो उसकी दोस्त है, इंडिया घूमने आई है। सुरभि रोहन के डैड को नमस्कार करती है और उनकी तबीयत के बारे में पूछती है। रोहन के डैड सुरभि को देखकर खुश हो जाते हैं। उनको एक उम्मीद नजर आती है रोहन की शादी की। पिछले 10 साल में रोहन के डैड जब भी अमेरिका रोहन से मिलने जाते थे उसको शादी के लिए बोलते, लेकिन रोहन हमेशा उन्हें टालता रहता था। रोहन को सुरभि को कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ, तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। सुरभि रोहन के साथ चली जाती है। रोहन सुरभि को अपने रूम के पास वाले रूम में ले जाता है और उसको आराम करने के लिए बोल के खुद भी अपने रूम में चला जाता है। आज भी उसका रूम वैसा था जैसा वो छोड़कर गया था। 10 साल में कुछ भी नहीं बदला था। तभी उसकी नज़र रूम में रखे टेडी बियर पर जाती है, जो उसको रिया के कहने पे लकी ड्रॉ में मिला था। उसको रिया की याद आती है। वो सोचता है अभी तो रिया काफ़ी बड़ी हो गई होगी। रोहन का रिया को देखने का मन करता है। रोहन आकाश को कॉल करता है और पूछता है कि वह कहाँ है। आकाश को जब पता चलता है कि रोहन इंडिया में है तो वह खुश हो जाता है और उसको लोकेशन भेजता है और वहां आने के लिए कहता है। रोहन फ्रेश होकर वहां पहुंच जाता है। रोहन देखता है वो कोई मैरिज हॉल है जहां किसी की शादी हो रही है। वो आकाश को ढूंढने लगता है। तभी आकाश वहां आकर उसे गले लगा लेता है और कहता है, कितने साल बाद मिले हैं, लेकिन तू बिल्कुल नहीं बदला, आज भी वैसा ही लग रहा है जैसा 10 साल पहले लगता था। सच में रोहन बिल्कुल नहीं बदला था, आज भी वो वही 20 साल का हैंडसम बॉय लग रहा था। उसने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन किया था। रोहन आकाश को कहता है, ये किसकी शादी हो रही है? आकाश कहता है, मेरी वाइफ सिया की सिस्टर रिया की। रिया की शादी? रोहन ने रिपीट किया। आकाश ने कहा, हाँ रिया। तुम्हें याद हो तो 10 साल पहले तुम उससे मिले थे। आकाश को लगा शायद इतने सालों में रोहन रिया को भूल गया होगा, लेकिन आकाश को क्या पता कि रोहन कभी एक पल के लिए भी रिया को नहीं भूला था। तभी आकाश उसे अंदर ले जाता है जहां पर फेरों के लिए मंडप सजा था। मंडप में बैठे दूल्हे को देखकर रोहन चौंक जाता है। रोहन ने आकाश से कहा, ये तो शादीशुदा है, अमेरिका में रहता है, कुछ दिन पहले ही मेरे हॉस्पिटल आया था। आकाश ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, हाँ ये अमेरिका में ही रहता है, लेकिन तुम श्योर हो कि ये शादीशुदा है? रोहन बोलता है, हाँ अभी कुछ दिन पहले ही मैं इससे मिला था, मेरे हॉस्पिटल में इसकी वाइफ भी थी साथ में।
ये सुनकर आकाश को तो पसीने आने लगते हैं। वो रोहन को बोलता है अभी क्या करे, शादी शुरू हो चुकी है और सब मेहमान भी आए हुए हैं, अगर रिया को पता चला तो वो तो मर ही जाएगी। रिया ने इतनी मुश्किल से हम सबको इस शादी के लिए तैयार किया है, इतनी खुश है आज वो, अगर अचानक से उसकी शादी टूटी और उसे पता चला इस लड़के ने उसे धोखा दिया है तो वह पता नहीं क्या करेगी। तभी रोहन आकाश को कुछ बोलता है और आकाश कहता है हाँ अब यही ठीक रहेगा। आकाश और रोहन सिया और उसकी मॉम के पास जाते हैं और उनको सब बताते हैं। ये सब सुनकर सिया और उसकी मॉम के तो होश उड़ जाते हैं, अभी क्या करे, दुल्हा मंडप में बैठा है। तभी आकाश कहता है हमें रिया को कैसे भी ये सब बताना होगा। तो सिया कहती है रिया हमारी बात नहीं मानेगी, इससे पहले भी तो हमने उसे कितना समझाया था। वो इस लड़के को जानती ही कितना है, बस एक बार अपनी फ्रेंड की शादी में मिली थी, उसके बाद तो ये अमेरिका चला गया, बस फोन और एमएसजी में बात होती थी। इस लड़के ने ही रिया को फंसाया है, रिया को शादी का शौक तो था ही, उसी का फायदा उठाया है। इस यश ने सिया ने कहा तो उसकी मॉम ने भी उसका समर्थन किया। उनकी बात सुनकर रोहन ने कहा वो तो अभी छोटी है, लेकिन आप लोग शादी के लिए क्यों मान गए जब आप लड़के को जानते ही नहीं तो। सिया की मॉम ने कहा हम लोग नहीं माने थे, हमने रिया को साफ मना कर दिया था, लेकिन रिया ने हमें सुसाइड करने की धमकी दी, इसलिए हमें उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। लेकिन अब सब जानते हुए मैं अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं होने दे सकती। लेकिन अभी क्या करे, हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है जिससे रिया मान ले कि यश शादीशुदा है। हमारी बात पे तो वो यकीन नहीं करेगी, उसे तो यही लगेगा कि हम ये शादी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए झूठ बोल रहे हैं। सिया कहती है या तो रिया जबरदस्ती यश से शादी कर लेगी या तो अपनी जान दे देगी। तभी आकाश कहता है अब बस एक ही रास्ता है, और सिया और उसकी मॉम को कुछ कहता है और दोनों मान जाते हैं। आकाश मंडप में बैठा यश के पास जाता है और उसे धीरे से कहता है रिया तुमसे कुछ बात करना चाहती है, कुछ जरूरी बात है। एक बार के लिए यश घबरा जाता है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता है और आकाश के साथ चला जाता है। आकाश उसे एक रूम में ले जाता है जहां रोहन पहले से मौजूद था। रोहन उसके चेहरे पे स्प्रे करता है और वो बेहोश हो जाता है। यश ने जो शेरवानी पहनी थी उसे आकाश निकाल लेता है और रोहन को पहना देता है और सेहरे से उसका चेहरा छुपा देता है। आकाश वापस दूल्हे को ले जाकर मंडप में बैठा देता है। सिया भी दुल्हन बनी रिया को लेकर आती है। रोहन जरा सा सहरा हटाकर रिया को देखता है। अब रिया की हाइट बढ़ चुकी है, लेकिन उसके फेस पे कोई खास चेंज नहीं आया था। वही गोरा रंग, वही बोलती आंखें, वही मासूम चेहरा। दुल्हन बनी रिया आज बहुत सुंदर लग रही थी। रेड कलर का उसका शादी का जोड़ा जिसमें वह बहुत प्यारी लग रही थी। मेकअप का शौक तो उसे बचपन से था और आज तो उसकी शादी थी, इसलिए मेकअप तो बनता है। अपने आप को दुल्हन के रूप में देखकर वो बहुत खुश थी। यही तो उसका सपना था, सजना संवरना, शादी करना, दुल्हन बनना। आज उसका सपना पूरा हो रहा है। उसके चेहरे पे उसकी खुशी साफ झलक रही है। रिया रोहन के पास आकर बैठ जाती है। तभी पंडित मंत्रोच्चार शुरू करते हैं। कुछ देर में पंडित जी फेरों के लिए दुल्हा और दुल्हन को खड़े होने के लिए कहते हैं। रोहन और रिया फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। रिया के चेहरे से तो खुशी हट ही नहीं रही है। आकाश, सिया और उसकी मॉम के चेहरे पे भी खुशी साफ झलक रही है। तभी पंडित जी 7 फेरों के 7 वचनों के महत्व को समझाते हैं। पहला वचन, वधू वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थयात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत, उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है।
पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता व महत्व को स्पष्ट किया गया है। दूसरा वचन, कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। उपरोक्त वचन को ध्यान में रख वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सद्व्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। तीसरा वचन, तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे यह वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। चौथा वचन, कन्या चौथा वचन यह मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें, तो ही मैं आपके वामांग में आ सकती हूँ। इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकृष्ट करती है। इस वचन द्वारा ये भी स्पष्ट किया गया है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो, पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करने लगे। पांचवां वचन, इस वचन में कन्या जो कहती है, वह आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वह कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। ये वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। अब यदि किसी भी कार्य को करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर ली जाए, तो इससे पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का भी आभास होता है। छठा वचन, कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ, तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें, तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवां वचन, अंतिम वचन के रूप में कन्या यह वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दे, तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इस वचन के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। रोहन और रिया के फेरे हो जाते हैं। पंडित जी उन दोनों को सब बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए बोलते हैं। दोनों खुशी खुशी सबका आशीर्वाद लेते हैं। आकाश रोहन के गले लगता है और बोलता है, सब संभाल लेना भाई, जब रिया को सच पता चलेगा तो बहुत बड़ा तूफान आएगा। रोहन हमें सर हिला देता है। रोहन रिया को गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आता है। रात बहुत हो गई थी, इसलिए रिया गाड़ी में ही सो गई थी। रोहन रिया को अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम में लेकर जाता है और उसे बेड पे लिटा देता है और खुद चेंज करने वॉशरूम चला जाता है। तभी रिया की आंख खुलती है। वो रूम को चारों तरफ से देखती है और सोचती है, ये कौन सी जगह है, यश मुझे कहाँ लेकर आया है। तभी रोहन चेंज करके रूम में आता है। रोहन को देखकर रिया डर जाती है और रोहन को कहती है, तुम कौन हो और मेरा पति यश कहाँ है। रोहन कहता है, मैं ही तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। क्या बकवास है ये, सीधे तरीके से बताओ तुम कौन हो और यश कहाँ है। रिया ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। रोहन ने कहा, यश पहले से शादीशुदा है और तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, तुम मेरे घर में हो। रिया ने कहा, तो तुम सच नहीं बताओगे, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। और ये कहकर पास में रखे फ़ोन को उठाती है। तभी रोहन जल्दी से उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है।
रोहन रिया की मॉम को कॉल करता है और रिया से बात करवाता है। रिया की मॉम कहती है यश शादीशुदा है, इसीलिए उन लोगों ने उसकी शादी रोहन से करवा दी। रिया ने कहा आपको कैसे पता यश शादीशुदा है, किसने कहा आपको? रिया की मॉम ने कहा रोहन ने बताया। रिया रोहन की तरफ देखकर कहती है कोई भी आलतू फालतू आपको आकर बोलेगा और आप मान भी लोगी और उसी से मेरी शादी भी कर दोगी। रिया की मॉम ने कहा वो कोई आलतू फालतू नहीं है, हम जानते हैं उसे, बहुत अच्छा और खानदानी है और अब वही तुम्हारा पति भी है, तुम्हारी शादी उसी से हुई है। मैं नहीं मानती इस शादी को, आप सब लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। यश तो शुरू से ही आपको पसंद नहीं था, इसीलिए आप अपने पसंद का लड़का यश की जगह बैठा दिए और मेरी शादी इससे करवा दिए, लेकिन मैं ये शादी को नहीं मानती, मैं यश से ही शादी करूँगी। उसकी मॉम ने कहा ऐसा नहीं है, हमने तुझे धोखा नहीं दिया, उस यश ने तुझे धोखा दिया है और रोहन बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। नहीं रहना मुझे खुश, ये कहते हुए रिया ने फ़ोन बेड पे पटक दिया और खुद जमीन पे बैठकर रोने लगी। रिया को रोता हुआ देखकर रोहन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो क्या करे उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था। रोहन धीरे धीरे रिया के पास गया और उसके पास जाकर बैठ गया और बोला मैगी खाओगी? रिया ने रोहन को घूर कर देखा तो रोहन ने कहा मुझे तो भूख लगी है, कुछ खाया भी नहीं तेरे चक्कर में। ये कहकर वहां से उठकर चला गया और किचन में जाकर मैगी बनाने लगा। रिया अभी भी वही जमीन पे बैठी थी। थोड़ी देर में रोहन मैगी लेकर रूम में आया और रिया के पास बैठ गया और मैगी खाने लगा। रिया को भी भूख लगी थी, ऊपर से उसकी फेवरेट मैगी उससे रहा नहीं गया और वो भी मैगी खाने लगी। रोहन उसको मैगी खाता देख खुश हो गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। जब मैगी फिनिश हो गई तो रोहन ने रिया से कहा तुम चेंज कर लो, तुम्हारा बैग गाड़ी में है, मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो बाहर चला गया। कुछ देर में बैग लेकर आ गया। रिया अभी भी जमीन पे बैठी थी। रोहन ने बैग उसके सामने रख दिया और बाहर चला गया, लेकिन रिया ने चेंज नहीं किया, वो वैसे ही जमीन पे बैठी रही और वहीं बैठे बैठे सो गई। काफी देर बाद जब रोहन रूम में आया तो उसने देखा रिया वही जमीन पे सो गई है, तो उसने रिया को उठाकर बेड पे लिटा दिया और खुद अपने डैड के रूम में चला गया। देखा तो उसके डैड गहरी नींद में सो रहे हैं। रोहन धीरे से उनके पास जाकर सो गया और सोचने लगा सुबह डैड को क्या कहूँगा। जल्दी ही उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह जब रोहन के डैड ने रोहन को अपने पास सोता देखा तो रोहन को उठाकर पूछा तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? रोहन ने नींद में देखा वो अपने डैड के रूम में है। कुछ पल के लिए उसे भी कुछ याद नहीं रहा। उसने भी अपने डैड से सवाल किया मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? उसके डैड ने कहा अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें रूम से बाहर निकल दिया हो। शादी का नाम सुनकर रोहन जल्दी से उठकर बैठ गया और कहा शादी? हाँ हो गई मेरी शादी। क्या कह रहे हो तुम, होश में तो हो? रोहन के डैड ने कहा। रोहन ने कहा डैड आप चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूं, तो तुम शादी करने के लिए तैयार हो? रोहन आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उसके डैड ने उसकी बात काट दी। कौन है वो लड़की? सुर। उसके डैड भी अपनी बात पूरी करते सुरभि का नाम लेते उससे पहले रिया वहां आ गई, वो भी दुल्हन के जोड़े में। उसको देखकर रोहन ने अपना हाथ अपनी आंखों पे रख लिया। रोहन के डैड एक बार रिया को देखते और एक बार रोहन को। पिछले भाग में हमने देखा कि रोहन की शादी रिया से हो जाती है। रोहन रिया को लेकर अपने घर आ जाता है और रात में अपने डैड के रूम में सो रहा था कि सुबह रिया वहां आती है। रोहन के डैड एक बार रिया की तरफ देखते हैं और एक बार रोहन की तरफ और फिर रोहन को इशारे से पूछते हैं ये सब क्या है? तो रोहन वहां से खड़ा होकर रिया के पास जाता है और कहता है डैड आप चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूं, तो मैंने शादी कर ली।
रोहन की बात सुनकर उसके डैड एकदम से चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या मतलब शादी कली है? कौन है ये लड़की और कब शादी की? मुझे बिना बताए तुमने शादी कैसे कली? अगर तुम्हें ये लड़की पसंद थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं धूमधाम से तुम्हारी शादी करता। इतने दिन से मैं तुम्हें शादी के लिए बोल रहा था, तब तो तुम मना कर रहे थे और अब बिन बताए शादी कर ली। रोहन कुछ नहीं बोलता है, बस चुपचाप से खड़ा था। तभी रोहन के डैड रिया को कहते हैं, यहाँ आओ बेटा मेरे पास। रिया रोहन की तरफ देखती है। रोहन को डर लगता है कि कहीं रिया उनके डैड को सच ना बता दे कि कैसे उसने रिया से धोखे से शादी की है। रिया धीरे धीरे उसके डैड के पास जाती है। रोहन के डैड उसको हाथ से पकड़ के अपने पास बैठने के लिए कहते हैं। रिया वहां बैठ जाती है। रोहन के डैड रिया के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, कितनी प्यारी बेटी मिली है मुझे, कितने इंतजार के बाद इस घर में आए हो बेटा। रोहन ने तो मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन तुमको तो मुझे बताना चाहिए था। कितने अरमान थे मेरे अपने बेटे की शादी को लेकर, लेकिन कोई बात नहीं, तुम इस घर में आ गई हो। मैं बहुत खुश हूँ। आखिर इसने शादी की तो सही। में तो इसे बोल बोल के थक गया था। तभी रोहन के डैड रोहन को इशारे से अपने पास आने के लिए कहते हैं और उसे एक चाबी देते हैं और कहते हैं कि सामने ड्रॉ में बॉक्स रखा है, वह लेकर आओ। रोहन ड्रॉ में से बॉक्स निकाल कर आता है और अपने डैड को देता है। उसके डैड बॉक्स को खोलकर उसमें से एक हार निकाल कर रिया को देते हैं और कहते हैं, यह हार तुम्हारी सास का है, उसका आशीर्वाद समझ के पहन लेना। आज अगर तुम्हारी सास होती तो धूमधाम से तुम्हारा स्वागत करती, लेकिन में तो इतना कहकर वो अपने पैर की तरफ देखते हैं। रिया भी उनके पैर को देखती है और खड़ी होकर उनके पैर को छूकर अपने माथे पे लगाती है। ये देखकर रोहन और उसके डैड के चेहरे पे खुशी दौड़ जाती है। तभी वहां सुरभि आती है। वो रिया को देखकर रोहन से कहती है, ये कौन है? रोहन कुछ कहता उससे पहले रोहन के डैड कहते हैं, ये रोहन की वाइफ है। वाइफ? लेकिन तुमने तो कहा था तुम अनमैरिड हो, तो फिर ये वाइफ कहाँ से आ गई? सुरभि ने कहा। तो उसके डैड ने कहा, कल रात को ही आई है, कल ही रोहन ने शादी की है, कल शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, सुरभि ने कहा। तो रोहन के डैड ने कहा, तुम्हें क्या? इसने मुझे भी नहीं बताया, सरप्राइज दिया है हमको। ये सुनकर सुरभि को दुख होता है क्योंकि वो रोहन को लाइक करती थी। वो यहाँ इसलिए आई थी ताकि रोहन की फैमिली से मिल सके। रोहन और रिया बस एक दूसरे को देख रहे थे। तभी रोहन के डैड ने कहा, जाओ अभी सब। क्या यही बैठे रहोगे? रेडी नहीं होना है क्या? वो तीनों जाने लगते हैं। तभी रोहन को उसके डैड इशारे से रोक लेते हैं। उसके डैड कहते हैं, अब सच बताओ क्या बात है? रोहन कहता है, कोई बात नहीं है, आप चाहते थे मैं शादी कर लूँ तो बस कर ली शादी। रोहन के डैड कहते हैं, तो फिर तू यहाँ मेरे रूम में क्यों सो रहा था? रोहन ने कहा, वो हम आपका आशीर्वाद लेने आए थे, रात को आप सो रहे थे तो रिया को मैंने अपने रूम में भेज दिया और मैं आपके पास सो गया। रोहन के डैड ने कहा, तुमने जो किया वो बहुत गलत किया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करता, लेकिन मुझे इतनी प्यारी बहू दी है इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। रोहन अपने रूम में जाता है और देखता है रिया तैयार हो रही है। उसने साड़ी पहनी है, वो बहुत क्यूट लग रही थी। रोहन को देखते ही रिया गुस्से में उसे वो हार देती है जो उसके डैड ने दिया था। रोहन रिया को देखता है, वो गुस्से में थी। रोहन बेमन से वो हार ले लेता है। रिया कहती है, जैसे तुम्हारे डैड कह रहे थे तुम शादी नहीं करना चाहते थे, वो इतना बोले तुमको फिर भी तुम शादी के लिए नहीं माने, तो अब तुमने मुझसे ऐसे अचानक ही शादी क्यों कर ली? तुम तो मुझे जानते भी नहीं। रोहन कहता है, गलती हो गई मुझसे। रिया कहती है, गलती करने के लिए मैं ही मिली तुमसे तो गलती हो गई, लेकिन मेरी तो जिंदगी खराब कर दी तुमने। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। रोहन कहता है, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है, शादी तो हुई है हमारी और अब तुम यश से भी शादी नहीं कर सकती हो। रिया कहती है, कर सकती हूँ तुमसे डिवोर्स लेकर। डिवोर्स की बात सुनकर रोहन खामोश हो जाता है।
रिया कहती है मुझे अभी डिवोर्स चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे डैड को सब सच बता दूंगी। रोहन कहता है शादी के 1 साल के बाद ही डिवोर्स ले सकते हैं, 1 साल तुम यहाँ रहो और डैड को कुछ मत बताना, उसके बाद तुम कहोगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। रिया कहती है तो फिर तुमने मुझसे शादी की ही क्यों, अगर तुम बीच में नहीं आते तो मेरी शादी यश से हो गई होती, आज मैं यश के साथ होती। रोहन कहता है कितनी बार कहूँ मैं तुमको, वो शादीशुदा है, वो तुमको धोखा दे रहा है और जो तुमने किया वो धोखा नहीं है, तुमने मुझसे धोखे से शादी नहीं की क्या। रोहन कहता है मैंने तुम्हें धोखे से बचाने के लिए तुमसे शादी की है, 1 साल के अंदर मैं तुम्हें प्रूफ ला दूंगा कि यश शादीशुदा है, वो तुम्हें धोखा दे रहा था और अगर नहीं आया तो तुम जो भी सजा मुझे दोगी मुझे मंजूर होगी। रिया कहती है और इस 1 साल का क्या जो मुझे तुम्हारे साथ रहकर बितानी है, तुमने मेरा 1 साल खराब किया, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब कर दूंगी, मैं भी तुम्हें तुम्हारे प्यार से अलग कर दूंगी। रोहन उसे देखकर मुस्कुरा देता है, रोहन को मुस्कुराते देख रिया को और गुस्सा आता है। रिया कहती है मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। रोहन कहता है चलो कुछ बनाते हैं साथ में। मुझे खाना बनाना नहीं आता है, रिया बेड पे बैठती हुई कहती है। रोहन अपने मन में सोचता है कितना झूठ बोलती है, पहले तो कितने अच्छे से मुझे मैगी बनाना सिखाया था। तभी रिया कहती है तुमने मैगी बनाना कहाँ से सीखा है। रोहन कहता है क्यों, क्या हो गया, अच्छी नहीं बनी थी क्या। रिया कहती है तुमने भी सेम वैसे ही बनाई थी जैसे मैं बनाती हूँ, लेकिन तुम्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं है, अभी तुमने कहा। रोहन ने कहा तो रिया गुस्से में खड़ी हो गई और बोली जा रही हूँ खाना बनाने, तुम्हारे घर में कोई खाना बनाने वाली नहीं है, इसीलिए शादी की न तुमने मुझसे ताकि तुम्हें फ्री में खाना बनाने वाली मिल जाए। रिया जाने लगती है तो रोहन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं मजाक कर रहा था, तुम बैठो खाना मैं बना के लाता हूँ, क्या खाओगी तुम। रिया कहती है इतनी मेहरबानी क्यों। रोहन कहता है तुमने डैड को नहीं बताया कि मैंने तुमसे धोखे से शादी की है, इसलिए तो तुम मानते हो कि तुमने मुझे धोखा दिया है। रोहन सर झुककर खड़ा हो जाता है और कहता है हाँ दिया है, जो भी सजा तो मंजूर है। रिया कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे धोखे की सजा जरूर दूंगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। रोहन बाहर जाने को होता है तभी सुरभि नाश्ता लेकर आ जाती है। रोहन कहता है अरे तुमने क्यों किया, ये सब मैं आ ही रहा था। सुरभि ने कहा मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना। रोहन कहता है तुम्हें इंडियन खाना बनाना आता है। हाँ डैड से सीखा था, सुरभि ने कहा। रोहन ने कहा तुम्हारा हस्बैंड लकी होगा, उसे तुम मिलोगी जो रोज उसे खाना बनाकर खिलाएगी, और रिया की तरफ देखता है। रिया उन दोनों को देखती है और नाश्ता लेकर उसके डैड के रूम में चली जाती है। रोहन और सुरभि एक दूसरे को देखते हैं और रिया के पीछे जाते हैं। रिया उसके डैड के रूम में जाकर डैड के पास बैठ जाती है और कहती है डैड चलिए नाश्ता करते हैं। उसके डैड कहते हैं बेटा तुम यहाँ, तुमने रोहन के साथ नाश्ता नहीं किया क्या। रिया कहती है उसको नाश्ता करना होगा तो यहाँ आ जाएगा, मुझे तो आपके साथ नाश्ता करना है। उसके डैड कहते हैं बेटा वो अपने रूम में ही नाश्ता करता है, वो यहाँ नहीं आएगा। तभी रोहन और सुरभि वहाँ आ जाते हैं। रोहन को वहाँ देखकर उसके डैड हैरान हो जाते हैं। रोहन रिया को कहता है तुम यहाँ क्यों आ गई, क्या हुआ। कुछ नहीं, बस मुझे डैड के साथ के नाश्ता करना है, अगर तुम्हें भी डैड के साथ नाश्ता करना है तो बैठ जाओ, नहीं तो अपना नाश्ता लेकर अपने रूम में चले जाओ, रिया ने कहा। रिया के मुंह से डैड सुनकर रोहन को खुशी हुई। रोहन ने सोचा मेरे साथ ना सही लेकिन डैड के साथ तो रिश्ता जोड़ा। रोहन भी वही बैठ गया, वो बोला तो अब भी डैड के साथ ही नाश्ता करेंगे। सुरभि भी वही बैठ गई।
रोहन के डैड ने सोचा पहले मैं इसको इतना बोलता था अपने साथ खाना खाने के लिए, लेकिन ये नहीं मानता था और अभी खुद यह मेरे साथ नाश्ता करने के लिए कर रहा है। परफेक्ट लड़की मिली है इसको, यही सुधारेगी अब इसको। सब साथ में नाश्ता करते हैं। रोहन के डैड आज बहुत खुश थे। हमेशा वो अकेले रहते, अकेले खाना खाते, आज सबके साथ उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। रिया भी खुश थी, उसे हमेशा अपने डैड की कमी महसूस होती थी जो आज पूरी हो गई। नाश्ता करने के बाद रोहन और सुरभि बाहर चले जाते हैं, लेकिन रिया अभी भी डैड के पास थी। वो उनको अपने बचपन की बातें बता रही थी। सुरभि रोहन को कहती है, मुझे इंडिया नहीं घुमाओगे क्या? रोहन कहता है, अरे हाँ मैं भूल गया, शादी के चक्कर में, चलो चलते हैं, मैं रिया से पूछ के आता हूँ। सुरभि कहती है, वो डैड के पास है, वो शायद नहीं जाएगी, हम दोनों चलते हैं। रोहन कहता है, एक बार पूछ लेता हूँ, नहीं तो गुस्सा करेगी। रोहन अपने डैड के रूम में जाता है और रिया को कहता है, मैं और सुरभि बाहर घूमने जा रहे हैं, तुम चलोगी क्या हमारे साथ? रिया कुछ कहती उससे पहले उसके डैड कहते हैं, ये कोई पूछने वाली बात है, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, जाओ बेटा। रिया की तरफ देखकर कहते हैं, फिर रोहन को बोलते हैं, रिया को शॉपिंग भी करा देना और रात को मूवी भी दिखा देना। तभी रिया कुछ सोचकर कहती है, लेकिन डैड हमारी नई नई शादी हुई है तो क्या सुरभि को हमारे साथ जाना चाहिए? ये सुनकर रोहन रिया की तरफ देखता है। रिया रोहन को देखकर अपनी आंखों की भौहें उठाती है। उसके डैड कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, सुरभि को मेरे पास भेज दो और तुम दोनों जाओ। रोहन और रिया बाहर आ जाते हैं। रोहन रिया को कहता है, सुरभि ने मुझे बोला घूमने के लिए, अब मैं उसे कैसे कह दूं कि हम दोनों जा रहे हैं? तुम रहने दो, कैसा लगेगा उसे, क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? कैसा लगेगा किसी लड़की की शादी हो और शादी के बाद उसे पता चले उसका दूल्हा बदल गया, उसे कैसा लगेगा? ये नहीं सोचा तुमने? रिया ने कहा तो रोहन ने बोला, गलती हो गई जो तुमसे शादी की। गलती की है तो अब प्रायश्चित भी करो, जाओ सुरभि को मना करो। और ये तो अब शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, रिया ने स्टाइल में कहा। रोहन और रिया सुरभि के पास गए जो कब से हॉल में उनका इंतजार कर रही थी। रिया को देखकर सुरभि ने कहा, रिया भी चल रही है क्या हमारे साथ? रिया ने रोहन की तरफ देखा और इशारा किया, बोलो सुरभि को। रोहन को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे सुरभि को मना करे। इतने देर से सुरभि इंतजार कर रही है और इतनी दूर आई भी तो वो इंडिया घूमने के लिए है। रोहन सुरभि को बोलता है, तुम्हें डैड बुला रहे हैं, कुछ काम है शायद। सुरभि अंदर चली जाती है उसके डैड के रूम में तो रोहन रिया का हाथ पकड़ के उसे ले जाता है और बोलता है, चलो जल्दी, इससे पहले सुरभि वापस आए। दोनों चले जाते हैं। सुरभि उसके डैड के रूम में जाती है, उसके डैड उसे अपने पास बैठने के लिए बोलते हैं तो सुरभि कहती है, हम लोग बाहर जा रहे थे, कुछ काम था आपको? उसके डैड बोलते हैं, उन दोनों को जाने दो, तुम मेरे पास आकर बैठो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। सुरभि उसके डैड के पास बैठ जाती है। उसके डैड अमेरिका के बारे में उससे बात करते हैं। रिया और रोहन शॉपिंग मॉल जाते हैं जहां रिया अपने लिए शॉपिंग करती है। रिया साड़ी देखती है, एक रेड कलर की साड़ी है और एक ग्रीन कलर की साड़ी है। वो रोहन को पूछती है, कौन सी साड़ी लूं? रोहन रेड साड़ी की तरफ इशारा करता है तो रिया कहती है, ग्रीन साड़ी पैक कर दो। ये सुनकर रोहन रिया को आश्चर्य से देखता है और कहता है, वो रेड वाली भी पैक कर दो। रिया कहती है, मुझे वो पसंद नहीं है तो रोहन बोलता है, वो तुम्हारे लिए नहीं है, सुरभि के लिए है। रिया कुछ नहीं कहती है। वो जो भी शॉपिंग करती है रोहन सुरभि के लिए भी शॉपिंग करता है। शॉपिंग करने के बाद वो लोग होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए। रोहन रिया को बोलता है ऑर्डर करने के लिए। रिया ऑर्डर करती है, वो दोनों खाना खाते हैं। तभी रिया कहती है, सुरभि के लिए खाना भी ले लो।
रोहन कहता है अच्छा है, याद दिलाया, मैं पैक करवा लेता हूँ। रोहन खाना पैक करवा लेता है। दोनों घर आ जाते हैं। मूवी के लिए रिया मना कर देती है। रिया उसके डैड के रूम में जाती है। सुरभि भी वही थी। रिया अपनी शॉपिंग डैड को दिखाती है, तभी रोहन वो रेड साड़ी निकालता है। इससे पहले वो सुरभि को देता, रिया उसके हाथ से ले लेती है और उसके डैड को दिखाते हुए कहती है, ये रोहन ने पसंद की, मेरे लिए अच्छी है ना। रोहन थोड़े गुस्से से रिया को देखता है तो रिया मुस्कुरा देती है। सुरभि वहां से चली जाती है। रोहन भी उसके पीछे जाता है और सुरभि से कहता है, तुम्हें कल घुमाने ले जाऊंगा, आज रिया को शॉपिंग करनी थी। सुरभि कहती है, कोई बात नहीं, वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी अभी शादी हुई है तो पहला हक उसी का बनता है। मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं, नहीं तो तुम्हें परेशान नहीं करती। सॉरी, मैं जानता हूँ तुम यहाँ इतनी दूर इंडिया घूमने आई हो, वो भी मेरे भरोसे में, कल पक्का तुम्हें ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे और डैड के लिए खाना पैक करवा लिया हूँ, तुम खा लेना। सुरभि कहती है, चलो, तुम्हें इतना तो ख्याल रहा मेरा। रोहन कुछ नहीं कहता है और अपने रूम में चला जाता है। रिया अभी भी उसके डैड के रूम में थी। रोहन चेंज करके बेड पे सो जाता है। रोहन रिया के बारे में सोचता है। वो रेड साड़ी रोहन ने रिया के लिए ली थी। रोहन जानता था कि वो उसे देगा तो वो नहीं लेगी, इसलिए उसने सुरभि का नाम लिया। सुरभि तो साड़ी पहनती भी नहीं है। रोहन को अच्छा लगा कि रिया ने वो साड़ी ले ली। तभी वहां रिया आती है। रोहन को बेड में सोते हुए देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रोहन कहता है, यहाँ क्या कर रहा हूँ का क्या मतलब, सो रहा हूँ। रिया कहती है, बाहर जाकर सोना, यहाँ मैं सोऊंगी। बाहर कहाँ जाऊँ, कल ही डैड के रूम में सोया था। डैड कितने सवाल कर रहे थे, उनको वैसे ही शक है मेरे अचानक शादी करने से। अब अगर उन्होंने मुझे बाहर देखा तो उन्हें यकीन हो जाएगा कुछ गड़बड़ है। रोहन ने कहा तो रिया बोली, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन तुम यहाँ नहीं सो सकते हो। रोहन बेड से उठकर पास में रखे सोफे पे बैठकर कहा, यहाँ सो जाओ प्लीज, बाहर जाने के लिए मत कहो, इतनी बात तो मान लो इस बेचारे की भी। रिया ने कहा, ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं, डैड के लिए, ताकि उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो। थैंक यू, रोहन ने कहा तो रिया बोली, मैंने कहा ना तुम्हारे लिए नहीं, डैड के लिए, तो तुम क्यों थैंक यू कह रहे हो। रोहन कहता है, इसके लिए नहीं, तुम मेरे डैड को डैड कहती हो, इसके लिए थैंक यू। रिया कहती है, वो मुझे मेरे डैड जैसे लगते हैं, मैं उन्हें हमेशा डैड कहूंगी। रोहन रिया के पास आता है और कहता है, तो तुम डिवोर्स नहीं लोगी ना। मैंने ऐसा कब कहा। कुछ सोचकर रिया कहती है, क्या डिवोर्स के बाद में तुम्हारे डैड को डैड नहीं कह सकती। कह सकती हो, जैसे वो मेरे डैड हैं वैसे ही तुम्हारे भी डैड हैं। डिवोर्स के बाद भी, रिया ने कहा। रोहन ने हमें सर हिलाया और सोफे पे जाकर बैठ गया और खुद से बोला, क्या डिवोर्स लेना जरूरी है। तभी रिया ने अपना सामान बेड पे रखते हुए कहा, मैं डैड को खाना खिला के आती हूँ, और वहां से चली गई। रोहन ने बेड पे बिखरा सामान और उसका बैग देखा, अभी भी वही रखा था। रोहन ने सीमा आंटी को आवाज लगाई जो वहां काम करती थी। सीमा आंटी को रोहन ने कहा, रिया का सब सामान रूम में सेट कर दो, और खुद बाहर चला गया। रोहन ने देखा सुरभि बाहर लॉन में बैठी है। रोहन भी उसके पास जाकर बैठ गया और उससे बात करने लगा। तभी रिया वहां आई। वो रोहन के पास बैठ गई और उसके कंधे पे अपना सर रख दिया। ये देखकर रोहन एकदम से चौंक गया और सोचने लगा, अचानक से इसको क्या हो गया। रोहन ये सोच रहा था, तभी रिया ने रोहन की तरफ देखकर कहा, सोने चले। रोहन आश्चर्य से उसे देख रहा था। तभी रिया खड़ी हो गई और सुरभि को गुड नाइट बोला और रोहन की तरफ देखा। रोहन भी खड़ा हो गया और सुरभि को गुड नाइट बोल के रिया के साथ चला गया। रिया रोहन के हाथ में हाथ डाल के जा रही थी। सुरभि बस उन्हें देख रही थी। रूम में जाने के बाद रिया ने झटके से अपना हाथ अलग कर लिया, जिसे देखकर रोहन ने कहा, तुम क्या कर रही हो।
रिया ने कहा, वही जो तुमने किया मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारे प्यार से अलग कर रही हो। अब देखना सुरभि भी तुम्हें छोड़कर अमेरिका वापस चली जाएगी। रोहन अपने मन में मुस्कुराता है और सोचता है, इसे ऐसा क्यों लगता है, मैं सुरभि से प्यार करता हूँ। रिया बेड पे जाकर सो जाती है और रोहन सोफे पे सो जाता है। अगली सुबह रोहन जब उठता है तो देखता है रिया वहाँ नहीं है। रोहन रेडी होकर अपने डैड के रूम में जाता है, लेकिन रिया वहाँ भी नहीं थी। रोहन अपने डैड से रिया के बारे पे पूछता है तो उसके डैड कहते हैं, सुबह रिया आई थी मेरे लिए कॉफ़ी लेकर, साथ में हमने कॉफ़ी पी, उसके बाद वो चली गई। रोहन सोचता है, सुबह सुबह रिया कहाँ चली गई। वो सुरभि के रूम में जाता है तो देखता है रिया सुरभि का मेकअप कर रही थी। रिया को मेकअप करने का शौक तो बचपन से था, वो मेकओवर आर्टिस्ट बनना चाहती थी। रिया ने सुरभि का बहुत अच्छा मेकअप किया। सुरभि गोरी तो थी ही, सुरभि के लाइट मेकअप से वो बिल्कुल डोल लग रही थी। रोहन तो सुरभि को देखता ही रह गया। रोहन ने रिया से कहा, तुमने तो बहुत अच्छा मेकअप किया है, सुरभि बिल्कुल डोल लग रही है। वो सुरभि की फोटो लेता है जिसे देखकर रिया को बुरा लगता है। रिया रोहन को कहती है, अच्छा मेकअप किया है ना, तो अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हारा मेकअप करूंगी। पागल हो क्या तुम, कुछ भी बोलती हो, रोहन ने कहा। रिया ने कहा, मुझे प्रैक्टिस करनी है। रोहन ने कहा, मैं सीमा आंटी को बुलाता हूँ, उनका मेकअप कर दो। सुरभि और रिया ने एक साथ कहा, उनका मेकअप पहले ही कर दिया। रोहन दोनों की बात सुनकर धीरे से वहां से निकलने की कोशिश करता है, तभी रिया उसे पकड़ लेती है और कहती है, बैठो यहाँ चुपचाप से, या तो तुम मुझसे मेकअप कराओ या मैं डैड को तुम्हारी शिकायत करूँगी। रोहन आकाश को कॉल करता है। आकाश पूछता है, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है, यश ने कुछ किया क्या? रोहन कहता है, नहीं, इसके आगे रोहन कुछ कहता। आकाश कहता है, मैंने यश को बोल तो दिया था कि उसकी पोल खुल चुकी है, कि वो शादीशुदा है, इसीलिए वापस अमेरिका चला जाए, रिया से मिलने की या बात करने की कोशिश भी ना करे। रोहन कहता है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं शादी करके फंस गया। रिया हर बात पे मुझे डैड को सच बताने की धमकी देती है, सब अपनी मनमानी कर रही है। आकाश कहता है, तो क्या हुआ यार, वो तो हर बीवी करती है, मान ले जो वो कह रही है। रोहन कहता है, तुझे पता भी है वो क्या कह रही है, वो मुझे मेकअप करने के लिए कह रही है। ये सुनकर आकाश जोर से हंसने लगता है और कहता है, तो करवा ले, पहले भी तो तू उसके कहने पे लड़की बना था। रोहन कहता है, वो बात कुछ और थी, ठीक है फिर तू भी आजा, तू भी करा ले मेकअप। आकाश कहता है, मैं क्यों, तुम्हारी बीवी है, तुम भुगतो, मेरी भी बीवी है, मैं भी भुगत रहा हूँ भाई। और इतना कहकर फोन रख दिया। रिया ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारा दोस्त भी आ रहा है क्या? रोहन ने कहा, बीवी की मुसीबत में तो दोस्त भी साथ नहीं देते हैं, कोई और रास्ता नहीं है क्या? रिया कहती है, नहीं, चुपचाप से बैठ जाओ। रोहन चुप करके वहां बैठ जाता है। रिया उसका मेकअप शुरू कर देती है। थोड़ी देर में मेकअप हो जाता है, जिसे देखकर रिया और सुरभि खूब हंसते हैं। रोहन बस मासूमियत से उनको देखता है। तभी वहां सीमा आंटी आती है सबको नाश्ते के लिए बोलने। सीमा आंटी को देखकर जल्दी से रोहन बेड के पीछे छुप जाता है, जिसे देखकर रिया और सुरभि की हंसी और भी बढ़ जाती है। सीमा आंटी नाश्ते का बोलकर चली जाती है। रोहन भी जल्दी से अपने रूम में जाता है और वॉशरूम में घुस जाता है। थोड़ी देर बाद सब लोग उसके डैड के रूम में नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद रिया डैड के पास रुक जाती है। रोहन और सुरभि बाहर आ जाते हैं। रोहन रूम में झांक कर देखता है, रिया डैड के पास बैठी थी। रोहन सुरभि को बोलता है, चलो बाहर चलते हैं, तुम्हें शॉपिंग करा देता हूँ। तो सुरभि कहती है, लेकिन रिया। रोहन बोलता है, मैंने उसे कल बोल दिया था और डैड को भी वो बता देगी, अब जल्दी चलो, लेट हो जाएंगे। दोनों चले जाते हैं। थोड़ी देर में रिया अपने रूम में आती है तो देखती है रोहन वहां नहीं है। उसको शक होता है, वो सुरभि के रूम में जाती है। सुरभि भी अपने रूम में नहीं है। रिया को यकीन हो जाता है दोनों साथ में घूमने गए।
रिया अपने आप से कहती है, मुझसे शादी करके अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले गया, घर आओ तुम, मैं बताती हूँ तुझे। शाम को रोहन और सुरभि घर आते हैं। सुरभि अपने शॉपिंग बैग्स लेकर अपने रूम में चली जाती है और रोहन अपने रूम में जाता है। रोहन ये तो सोच लेता है कि रिया गुस्से में होगी, लेकिन रोहन देखता है रिया रूम में नहीं है। रोहन अपने डैड के रूम में जाता है, लेकिन रिया वहाँ भी नहीं थी। रोहन उसे घर में सब जगह देखता है, लेकिन रिया कहीं नहीं है। रोहन सिया को और उसकी मॉम को भी कॉल करके पूछता है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं गई थी। रोहन सुरभि के रूम में जाता है और सुरभि को बोलता है, रिया घर पे भी है, वो कहीं चली गई है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। डैड कुछ पूछे तो उन्हें कुछ मत बताना, उनको बोलना रिया मेरे साथ बाहर गई है, अगर रिया घर आ जाए तो मुझे कॉल कर देना। सुरभि भी ये सुनकर घबरा जाती है और कहती है, शायद रिया को तुम्हारा मेरे साथ जाना अच्छा नहीं लगा, तुम जाओ, उसे मना कर लाओ, यहाँ की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। रोहन उसे ढूंढने चला जाता है और बीच बीच में उसे कॉल करता है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। रोहन उसे सब जगह देखता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। रात के 1 बजे तक रोहन उसे रोड पे ढूंढता है। 1 बजे सुरभि का रोहन को कॉल आता है। सुरभि रोहन को बताती है, रिया घर आ गई है। रोहन तुरंत घर आता है। वो अपने रूम में जाता है तो देखता है रिया अपना बैग ठीक कर रही थी सोने के लिए। रोहन गुस्से में उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ करता है और पूछता है, कहाँ थी तुम अभी तक? रिया कहती है, यश के साथ। यश के साथ ये सुनकर रोहन को झटका लगता है। रोहन रिया से कहता है, तुम उससे मिलने क्यों गई? रिया कहती है, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो, ये तुम खुद से पूछो, अगर तुम सुरभि के साथ जा सकते हो तो मैं यश के साथ क्यों नहीं जा सकती हूँ? रोहन खुद को शांत करता है और कहता है, सुरभि मेरी सिर्फ फ्रेंड है, उसके डैड इंडिया से थे इसलिए वो इंडिया आना चाहती थी, अपने डैड के जन्मभूमि, वो अपने डैड को महसूस करना चाहती थी। वो कब से इंडिया आना चाहती थी, लेकिन वो यहाँ किसी को जानती नहीं, इसलिए मेरे साथ आई है, इतनी उम्मीद से वो यहाँ आई। क्या मैं उसे निराश लौटा दूँ? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कल ही उसे अमेरिका वापस भेज दूंगा, लेकिन तुम वादा करो तुम यश से नहीं मिलोगी। मैंने तुमसे 1 साल का टाइम मांगा है, या तो मैं प्रूफ कर दूंगा वो शादीशुदा है, नहीं तो मैं खुद तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा, लेकिन तब तक तुम उससे नहीं मिलोगी। रिया धीरे से कहती है, मैं यश से मिलने नहीं गई थी। यश से मिलने नहीं गई थी तो फिर कहाँ गई थी? रोहन आश्चर्य से रिया को पूछता है।